नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अहम चर्चा के समय बड़े ऐलान और अपील की है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी नहीं, साथ ही उन्होंने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की। पीएम ने यह भी कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। टेस्टिंग से ना घबराएं, क्योंकि टेस्ट होंगे तभी पता चलेगा कि कौन बीमार और कितने लोगों का इलाज करना है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए राज्य सरकारों ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उसे नाइट नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू कहें। इससे लोगों में जागरूकता आएगी। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम। 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्प्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होने से होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा। और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया शहर बसाने की तैयारी है। News18.com की रिपोर्ट है कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी मथुरा के राया में एक्सप्रेसवे के किनारे नया शहर बनाएगी, जिसमें वियतनाम और मालदीव जैसे खूबसूरत देशों की झलक देखने को मिलेगी। बताया गया कि नए शहर में गांव की हरियाली भी होगी और शहर के ऐशो आराम का भी पूरा इंतजाम होगा, जिसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, वेलनेस सेंटर और आश्रम से लेकर रिवर फ्रंट तक बनेगा। क्योंकि मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी है, इसलिए नए शहर में साउंड एंड लाइट शो के लिए जरिए कृष्ण लीला भी दिखाई जाएगी। खबर है कि शहर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा एक अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया, जिसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज दी गई है। सचिन तेंदुलकर घर में क्वारंटीन रहेंगे। सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि अभी कुछ दिन वो घर में क्वारंटीन रहेंगे। पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से उसके इलाज के लिए दी जा रही रेमडेसिविर दवा की मांग में ऐसा उछाल आया कि बाजार में उसकी किल्लत हो गई। बाजार में रेमडेसिविर की मांग इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ जायडस अस्पताल में, जहाँ पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले मिलता था, वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है।
रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने के लिए अहमदाबाद में गुजरात के अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने रात से ही डेरा डाल दिया। रात से सुबह हो गई, अस्पताल के बाहर लंबी कतार लग गई, लेकिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला। कुछ लोग तो थक हार कर जमीन पर ही बैठ गए, लेकिन वापस नहीं गए। आप कब से खड़े हैं सर? 4 बजे सुबह। तो क्या बता रहे हैं आप? अभी तो खड़े, कोई अपडेट नहीं आया है। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। इसका पहला मैच चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। सेना प्रमुख एमएम नरवणे अपने 5 दिनों के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे, जहां पहले दिन उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले की शिकायत की। हम सबका भाग्य अच्छा है, ऊपर वाले की दया है कि उनको कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आया। टीएमसी ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस वीडियो में कुछ मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटकर अपना इलाज करवाते दिखाई दिए। टीएमसी ने दावा किया कि ये वीडियो गुजरात के भावनगर के सरकारी अस्पताल का है। इस वीडियो के बहाने टीएमसी ने बीजेपी पर सवाल उठाए और बताया कि अब बीजेपी गुजरात के बाद बंगाल के लोगों को भी झूठे सपने दिखा रही है। कुछ कहना चाहते हो? काम क्या करते हो? सर यहाँ बस कुक का काम करते हैं। कुक का, खाना बनाने का। तो महीने में कितना आमदनी हो जाता है? महीने में वही 15,000 आसपास। 15,000 मिल जाता है। तो कहाँ बनाते हो? ऐसे घर में काम करते हैं। तो इधर लॉकडाउन में चले गए थे वापस? हाँ, लॉकडाउन में वापस चला गया। और अब इधर सिलीगुड़ी में फिर आगे फिर से आगे। कितने दिन हो गए आए हुए? ये आए हुए हो गया 2 महीना। 2 महीना हो गया। अभी तक घर में ही थे? नहीं, घर में था पहले, अभी आ गया यहाँ पे। यहाँ आ गया। तो अच्छा, 15,000 मिलता है जी। तो कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सर। बोलो। अरे भाई सुनो, 1 मिनट सुनो। तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि इतने सवाल मैं क्यों करता हूँ। इसका भी एक अर्थमेटिक है, जिस दिन बताऊंगा उस दिन समझ में आएगा। हाँ, आप बताओ। फिर सर जो है लॉकडाउन इस बार नहीं लगना चाहिए। अभी जो इतना साल जो ममता दीदी जो अभी 10 साल रहा, अभी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर बंगाल में, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जो बंगाल में भी बीजेपी को 5 साल के लिए मौका देना चाहिए, और विकास होना चाहिए। इस पर बंगाल में विकास होना चाहिए। देखो, बीजेपी आना है। तुमने बोला तो मुझे याद आ गया कि मुझे मास्क लगाना था। तभी नहीं लॉकडाउन होगा, वरना लॉकडाउन तो होगा। मैं बता रहा हूँ, जरूरी है जी। मैं आया आपसे तो मैंने पूछ लिया था जी। एक मिनट ना, इधर किसी को बोलना था। कौन बोलना था इधर? जी। हमारा नाम कौशल शर्मा है। भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ कटमनी का कुछ मुद्दा आया, तो मैं बता दूं आपको। भाई इतना देखिए, नहीं, मैं आऊंगा, आराम से आऊंगा और हाथ में लगाया करो, बहुत दिक्कत होती है फिर। जी। कटमनी का मुद्दा आया तो मैंने आपके ही चैनल में देखा था, कोई वहाँ गए थे, जो एरिया है, जो अल्प समाज का जो एरिया है, उनके एरिया में गए थे। उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके मोदी जी का जो आवास योजना वो आया? बोला आया तो था, लेकिन हमें 1 लाख मिला, 20,000 कटमनी में चला गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर क्वारंटीन हैं। बताया गया कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 24 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 3,687 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार पहुंच गई है। हरियाणा के रोहतक से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। बताया गया कि रोहतक से दिल्ली जाने वाली EMU ट्रेन में उसके रवाना होने से 2 घंटे पहले आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की तीनों बोगियों को एक-एक कर अपनी चपेट में ले लिया। बोगियों की खिड़कियों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ट्रेन में लगी आग के भीषण रूप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जा रही। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग को बुझाया गया, तब तक बोगियों में इस्तेमाल लायक कुछ बचा नहीं था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने लगी हैं।
इसी कड़ी में कर्नाटक ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो 10 से लेकर 20 अप्रैल तक बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बिदर, तुमकुरू, उडुपी और मणिपाल में लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिस भी जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश में फसल में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने की तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां कई एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल आग की जद में आ गई। जैसे ही गांव वालों को इसका पता लगा, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में फसल के राख होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ इसी तरह कानपुर में भी खेतों में आग लगने से किसानों के हाथ पांव फूल गए। वो सभी आग को बुझाने में जुट गए। उनका गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब दमकल कर्मी देर से वहां पहुंचे। ऐसे में उन्होंने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर इस हंगामे को शांत कराया। बिहार के मधुबनी में छेड़खानी के आरोपी एक लड़के को लेने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। दरअसल गांव वालों ने एक लड़के को छेड़खानी के आरोप में पकड़ लिया। कुछ लोगों ने लड़के की पिटाई की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर आरोपी लड़के को अपनी हिरासत में लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी यानी लॉकडाउन लागू रहेगा। 2 दिन का ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे तक चलेगा, जबकि छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। इसी तरह रतलाम में अगले 9 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 7 दिन तक सब कुछ पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान लोग जरूरी कामों और टीका लगवाने के लिए बाहर निकल सकेंगे। साथ ही जरूरी चीजों की दुकानें, माल ढुलाई वाली गाड़ियां और सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। हाथरस कांड में मथुरा कोर्ट में दायर एसटीएफ की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। चार्जशीट में पीएफआई के 8 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों से बरामद कागजातों से ये बात सामने आई कि वो जाति और समुदाय के आधार पर हिंसा फैलाने चाहते थे। इतना ही नहीं, एक वेबसाइट बनाकर भी माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के माध्यम से दंगे फैलाने की योजना भी थी। पूरी घटना के पीछे आतंकी गिरोह के बारे में भी पता चला, जिसे देश और विदेश से फंडिंग हुई थी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, चार्जशीट में खुलासा किया है एसटीएफ ने कि एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप के जरिए देश भर में किस तरह से माहौल खराब करना है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है, इसकी प्लानिंग रची गई थी। यही नहीं, जो प्रतिबंधित संगठन सिमी है उसके कई पूर्व सदस्य जो है वो इस वक्त पीएफआई को ज्वाइन कर चुके थे और उन्हें अलग अलग टास्क जो है वो सौंपा गया था। इसके अलावा जो छात्र हैं उनको रेडिकलाइज करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का काम भी पीएफआई कर रही थी। ये तमाम चीजों का खुलासा जो है वो एसटीएफ की चार्जशीट में हुआ है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल, तो हाथरस कांड पर हिंसा भड़काने की साजिश थी, अब इसका खुलासा हुआ है, इसके पीछे आतंकवादी थे। केरल के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया। केरल के सीएम पिनराई विजयन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें कोझिकोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में बीजेपी ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। अनेक महानुभाव अलग अलग देशों के अंदर आज के इस कैंपेन के साथ जुड़े हैं। आरोप है कि गुजरात के वडोदरा में शव के लिए परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद इस शव को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी अनूप मांझी से पूछताछ की, जिसके बाद दावा किया गया कि अनूप मांझी ने पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा को पैसे दिए थे। अशोक मिश्रा को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है।
गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने राज्य सरकार को ट्वीट कर घेर लिया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कई मरीज इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मामला सामने आया तो राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वीडियो ट्वीट करने के बजाय शक्ति सिंह गोहिल को सही तरीके से मुद्दा उठाने की नसीहत दी। एवा बधाने जवाब आपो आ समयमां अमारी पासे समय पण नथी। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए ताकि लोगों को कोरोना में जीने का एहसास हो। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू से लोगों को जागरूक करने में मदद भी मिलेगी। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ। झारखंड के गोड्डा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों ही नेता गोड्डा से शुरू होने वाली हमसफर एक्सप्रेस के लिए उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन चलवाने का क्रेडिट लेने के नाम पर दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। नेताओं को उलझा देख उनके समर्थक भी एक दूसरे से भिड़ गए और वहां देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान वहां हाथापाई भी की गई। इससे पहले वहां मौजूद नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां कई और विधायक, प्रशासन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया। हालांकि दोनों ही नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें अलग हटाया। रेल मंत्रालय ने गोड्डा से दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया था, जिस पर बीजेपी सांसद और इलाके के विधायकों के बीच पिछले काफी वक्त से श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। फिलहाल इलाके में गुरुवार दोपहर से ही आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को घेर रखा है, जिनमें अंसार गजवतुल हिंद का चीफ इम्तियाज अहमद भी शामिल है। आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय सेना के 4 जवान घायल भी हुए। दरअसल गुरुवार दोपहर में जैसे ही आतंकवादियों के होने की खबर मिली, फौरन सेना ने इलाके में तैनाती बढ़ाई और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। इसी बीच एक जगह उन्होंने दहशतगर्दों को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 आतंकी मारे गए हैं और अभी भी जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकी घिरे हुए हैं। कल दोपहर से ही ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, 3 आतंकी मारे गए हैं। और रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, अभी भी मुठभेड़ जारी है और क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए जसप्रीत, मैं आपको बता दूं एक और मुठभेड़ शुरू हुई है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल इलाके में। वहां बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। उनके साथ एनकाउंटर शुरू हुआ है, लेकिन जिस एनकाउंटर की आप बात करें वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कल से चल रहा है और 3 मिलिटेंट जिस तरीके से आपने कहा मारे गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पे 2 मिलिटेंट हैं। मस्जिद में रात के दौरान एक इमाम को और वहां के एक लोकल को लाया गया और उनके रिश्तेदारों को लाया गया मिलिटेंटों के, और उनको कहा गया था कि वो सरेंडर करें। पुलिस का कहना है उसमें गजवतुल हिंद का जो है वो चीफ भी है, इम्तियाज नाम बताया जा रहा है उसका, और उनसे कहा गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी वहां पे ऑपरेशन जारी है, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 मिलिटेंट वहां पे एक मस्जिद में छुपे हुए हैं, और जो पुलवामा का एनकाउंटर है वो अभी शुरू हुआ है और उसमें 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कल दोपहर से मुठभेड़ जारी है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि त्राल में भी मुठभेड़ चल रही है। तो एक तरफ शोपिया में मुठभेड़ जारी है कल दोपहर से, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि त्राल में मुठभेड़ अभी भी जारी है। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, त्राल में ताजा स्थिति क्या है?
देखिए, त्राल में अभी ये एनकाउंटर शुरू हुआ है और जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को पता चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने और घेराबंदी बढ़ा दी गई है। और इस बीच कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और ये मुठभेड़ अभी जारी है। यानी कुल मिला के अभी 2 जगहों पे ऑपरेशन चल रहे हैं साउथ कश्मीर में। एक तो शुपाया में कल से ऑपरेशन जारी है, जिसमें अभी 2 मिलिटेंट वहां घेरे हुए हैं और यहाँ जो त्राल का एरिया है, नवबुक का एरिया, और वहां पे अभी 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, जिनके साथ मुठभेड़ जारी है। रिफत, त्राल की हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील इलाका है ये? देखिए, पूरा साउथ कश्मीर जो है या पूरा कश्मीर जो है संवेदनशील डिक्लेयर कर दिया गया है ऑलरेडी और हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। लेकिन प्रेजेंस जो है वो साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों की ज्यादा है। जिस तरीके से पुलिस ने भी कहा, अभी भी कश्मीर में 200 के करीब जो है मिलिटेंट सक्रिय हैं और उसमें ज्यादा तादाद जो है साउथ कश्मीर में है, चाहे वो त्राल का, पुलवामा का एरिया हो, शुपाया का एरिया हो, कुलगाम हो या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, पूरे चारों डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। और बिल्कुल, तो अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। रिफत, नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। दोनों से 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर लोग चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। असल में हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र के बनाए कोरोना नियमों का चुनावी रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही ये मांग भी की गई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो केंद्र सरकार की ओर से जो जारी निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन कराएं, जिस पर कोर्ट ने ये जवाब मांगा। जम्मू से एक आतंकी को एनआईए ने धर दबोचा। एनआईए ने जम्मू से शाहिद नावेद नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। वो कुछ समय पहले देश से भागकर कुवैत चला गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें बीमारी से डरना चाहिए, न कि टीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक की। ये बैठक गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए की गई, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने पहले 9 मार्च को कोरोना का टीका लगवाया था। श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके कंधे की सर्जरी सफल रही। पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वो घायल हो गए थे और इसी वजह से अभी आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। अमेरिका के टेक्सास से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल गोदाम में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया गया कि एक कंटेनर दूसरे में केमिकल डालते वक्त आग भड़क गई और पूरे गोदाम में फैलती चली गई। इसके बाद तो पूरा गोदाम आग की भयानक लपटों में धधकने लगा। हर तरफ बस आग और धुआं। वहां से उठ रहा काला धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता दिखा। हालांकि हादसा होते ही गोदाम को तुरंत खाली करा लिया गया, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। At that time, our employees activated our response plan, called for evacuation and notified. गोदाम में बड़े पैमाने पर खतरनाक केमिकल भी थे, लेकिन अधिकारियों ने इसकी वजह से हवा या पानी के प्रदूषित होने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। पीएम मोदी ओडिशा इतिहास नाम की किताब के हिंदी संस्करण का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब की किताब ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद का लोकार्पण आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे। अब तक ओडिया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद शंकरलाल पुरोहित ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के पीएम के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों नेता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए नए तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक आज चुशूल में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्री समूह की 24वीं उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने न्यूयॉर्क में एशियाई मूल के लोगों से भेदभाव के खिलाफ हुई एक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें एक वीडियो में वो अपने चेहरे को ढककर मार्च करती दिखाई दी। वो सैकड़ों लोगों के साथ नाचते और झूमते हुए आगे बढ़ती नजर आई।
वो अपने हाथ में एक पोस्टर भी पकड़े दिखी जिस पर एशियाई लोगों से भेदभाव न करने का नारा लिखा था। एक और वीडियो में रिहाना एक लड़के के साथ खड़ी नजर आई जो उन्हें पहचान नहीं सका, लेकिन जब रिहाना ने उसके मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम खोला तो वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। रैली के जरिए रिहाना ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला की अस्पताल में मौत हो जाने पर उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हुई, जिसके बाद उसके घर वालों ने महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जैम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वहां आगजनी भी की, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद वहां आवाजाही शुरू हो गई। इससे पहले अस्पताल में भी महिला के घर वालों ने खूब हंगामा किया। उनके गुस्से को देखते हुए अस्पताल कर्मी भी वहां से भाग खड़े हुए। आरोप ये भी है कि वहां शराब की बोतलें पाई गई। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई उसने 6 अप्रैल को ही एक बच्चे को जन्म दिया था। गुजरात के बनासकांठा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जुर्माना लगाए जाने से भड़के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने ट्रैफिक रोकने के आरोप में वहां से गुजर रहे बाइक सवार पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन इससे दोनों बाइक सवार भड़क गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। इनमें एक ने तो पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान उसे काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस वाले की तरफ डंडा तान दिया। लेकिन इस हमले के बाद पुलिस वालों का पारा भी हाई हो गया। उन्होंने हमलावर से डंडा छीनकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसी बीच कुछ दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हमलावरों और उनका साथ देने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते दिखे। हालांकि बाद में पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। देश में कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उच्च स्तरीय मंत्री समूह के साथ 24वीं बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग में लिपटी एक एम्बुलेंस में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त एम्बुलेंस जल रही थी तभी कुछ लोग उसके बेहद करीब आ गए और इसी दौरान उसमें तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए और उसमें पुर्जे में हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ते नजर आए। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि आग तेजी से भड़कने लगी। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग के गोले में बदल गई। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। गनीमत रही कि जिस वक्त एम्बुलेंस में धमाका हुआ तब कोई उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इंडोनेशिया में जमीन खिसकने और भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 120 के पार जा चुका है, लेकिन लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा वहां के एडोनारा द्वीप पर पड़ी, जहां लगभग 70 लोगों की मौत हो चुकी है और मिट्टी और कीचड़ से लगातार लोगों के शव बरामद किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में रेस्क्यू टीम कीचड़ के सैलाब से एक के बाद एक शव निकालती दिखी। बताया गया कि वहां दर्जनों लोग अब भी लापता हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश खोज अभियान में अड़चने पैदा कर रही है। पाकिस्तान में पबजी गेम ने एक शख्स को ऐसा पागल किया कि उसके हाथ अपने ही घर वालों के खून से रंग गए। दिल दहला देने वाली ये वारदात पाकिस्तान के लाहौर में हुई, जहां इस आदमी ने पबजी गेम के ही अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने परिवार के 3 लोगों और एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी का पिस्तौल थामे एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि खून की होली खेलने से पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो गोलीबारी का जिक्र करता हुआ भी सुनाई दिया। ये मैंने सारा कुछ किया, ऐसे भी करके किया, ऐसे भी करके किया और ऐसे दिखा के किया। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात घर की 4 दीवारी में ही नहीं सिमटी। घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी अपने मोहल्ले में पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया। उसने सरेआम फायरिंग भी की। आदमी के सिर पर खून सवार देख गली में खड़े लोग भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौर करने वाली बात यह है कि गोली चलाते वक्त उस शख्स ने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जैसा कि पबजी गेम का किरदार पहनता है। पबजी से ये बहुत ज्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर
और वही इसने रेप्लिका किया। बताया गया कि आरोपी को पबजी गेम के साथ ही नशे की भी लत थी। इस बात पर घर में झगड़ा हुआ और फिर तो उसके सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने असल जिंदगी को ही खेल समझ लिया और बिल्कुल पबजी गेम के ही अंदाज में अपने भाई, भाभी और बहन का कत्ल कर दिया। एक दोस्त बीच बचाव करने आया तो उसे भी नहीं बख्शा। बंगाल में चुनाव के समय हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। मौजूदा मामला हावड़ा दक्षिण से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रंतिदेव सेनगुप्ता की गाड़ी पर हमला हुआ है। रंतिदेव ने मामले की शिकायत बॉटनिकल गार्डन थाने में दर्ज करवाई है। ड्रग्स केस में 21 साल की लेडी डॉन एनसीबी के हत्थे चढ़ गई। न्यूज 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने मुंबई के डोंगरे इलाके से 21 साल की इकरा कुरैशी नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.5 लाख रुपए का एमडी ड्रग भी बरामद किया। लेडी डॉन के नाम से मशहूर इस लड़की की तलाश एनसीबी को बीते 3 महीने से थी, जो इंस्टाग्राम के जरिए नए ग्राहकों से संपर्क करती थी और किसी भी डील के लिए वो एक सिम कार्ड और एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद वो अपना नंबर बदल देती थी। खबर है कि ये लड़की बड़े पैमाने पर एमडी, एलएसडी और चरस को लोगों तक पहुंचाती थी। इकरा कुरैशी पर यह भी आरोप है कि जो भी पुलिस को उससे जुड़ी जानकारी देता था, वो उसकी हत्या करवा देती थी। महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीन की कमी के दावे को शरद पवार ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि महाराष्ट्र में वैक्सीन का केवल 1.5 दिन का स्टॉक बाकी है। उन्होंने केंद्र पर महाराष्ट्र से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है, तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन शरद पवार ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के दावे को खारिज कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने दावा कर दिया कि केंद्र का पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना में टकराव दिखा तो बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उनको ये मालूम है कि केंद्र अपनी भूमिका अदा कर रहा है, इनको राज चलाना नहीं आता। तो इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए कि हमको चलाना नहीं आया, तभी अभी हमारे बस की बात नहीं है। 26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पुलिस से हिंसा वाले दिन के उन सभी वीडियो को कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया जिनमें दीप सिद्धू दिखाई दे रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और रैली में मौजूद लोगों से बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगवाए। बीजेपी हटाओ, बंगला बचाओ। महाराष्ट्र में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजीराव भिडे ने कोरोना पर अजीबोगरीब बयान दिया। कोरोना हा रोग नाही आणि कोरोनाने माणसं मरतात ती जगायला लायक नाही। मुख्तार अंसारी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो बिना व्हील चेयर के सहारे अपने पैरों पर खड़ा दिखाई दिया। बताया गया कि ये तस्वीर कानपुर के एक थाने के बाहर की है, जब पंजाब से उसे यूपी की बांदा जेल ले जाया जा रहा था। इससे पहले कई बार मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आया था। आईआईटी पटना में 21 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इन सभी छात्रों को उनके हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया। हमारे पास 21 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।